हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी भी बोलते हैं। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर की बात करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। Time value of money. Time value of money and risk is a extremely vital in financial decision making. क्या होता है पहले तो ये बताइए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ए इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर possession of a given amount of money now rather than the same amount in the some future time. कहने का मतलब ये है सरल भाषा में कि आपने मुझे 100 रुपीज अभी दो, या मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे 100 रुपीज अभी दिए, तो मैं आपको अभी रिटर्न ना करते हुए 1 साल के बाद 105 रुपीज रिटर्न करूंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए उस प्रेफरेंस क्या है, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। डेफिनेटली अगर आपको उस पैसे की जरूरत आज ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे वो पैसा आप आज ही रिटर्न कर दो। कई बार आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे उस पैसे की जरूरत अभी नहीं है, मैं बाद में भी ले सकता हूँ, और आप मुझ पर बिलीव करते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, आप रख लीजिए, आप मुझे 1 महीने के बाद 105 दीजिएगा। तो ये बात हुई टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड ऑन टाइम। पर जब आप ये बात करते हैं तो इसमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फॉर पोजेशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे कि हो सकता है आप देने को तैयार है मुझे, लेकिन हो सकता है मैं किसी और को देने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे उस पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो 3 reasons may be attributed to the individual time preference for money. 3 reasons होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला है रिस्क, दूसरा है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। रिस्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी पूरे समय रहती है, और आपको भी पता है कि आप ये सोचते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, पता नहीं मैं फ्यूचर में उतना अच्छा अर्न करूंगा या नहीं करूंगा, तो ये आपको हमेशा रिस्क लगी रहती है। इसीलिए आप ये सोचते हैं कि थोड़ा पैसा सेव करके चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम ना आए। अगर आप आज जितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, सारा पैसा अगर आप खर्च कर डालेंगे और उसको पूरा यूज कर लेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पास उतना अच्छा इनकम का सोर्स ना रहे, तो वो आपके लिए रिस्क रहती है। तो जैसा कि हम 3 फैक्टर में बहुत ज्यादा, मतलब बोलेंगे कि हम इन तीनों के साथ अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। रिस्क, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। कुछ ऐसे प्रेफरेंस होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे मैं बेसिक नीड्स की बात करूं तो बेसिक नीड्स तो हर किसी की होती है, वो तो आपका प्रेफरेंस ही है, उसमें आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो आप फ्यूचर के लिए भी पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लग्जीरियस है, तो ये जरूरी नहीं कि आप उनको आज ही खरीदें, आप उनको बाद में भी, मतलब आप उनको कैरी फॉरवर्ड भी करके चल सकते हैं। तो वो होता है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, कि मेरा आज क्या प्रेफरेंस है और मेरा फ्यूचर में क्या प्रेफरेंस है। जैसे कि मैं सोचूं कि आपको ये खाना है या ये खाना, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप सोचोगे चलिए टाइम कम है, मैं अभी यही बना के खा लेता हूँ। सेम वही बात है कि जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक अर्जेंसी की बात है, वो तो आपकी प्रेजेंट नीड है ही, और उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आप उसको फ्यूचर के लिए आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये बात हुई सेकंड की। थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली अभी अपन ने जैसे बात करी रिस्क की, कि फ्यूचर में अगर आपको रिस्क है, आपके पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस भी सर्च करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 रीजन है इस चैप्टर को पढ़ने के या इस चीज को समझने के, कि क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रिस्क, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये 3 बेस रीजन है जिसके लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RRR. The time preference of money is generally expressed by an interest rate. This rate may be positive even the absence of any rates. It is called risk-free rate. देखिए, जब भी आप कहीं अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे किसी पर्सन को आपने दिया हो, या किसी को भी आपने कहीं लगाया है, तो आप उसको, उस पे कुछ
आप रेट कैलकुलेट करते हैं जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट जो होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है रिस्क फ्री रेट और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका रिस्क प्रीमियम। अब ये दो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कुछ पोर्शन जब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्क फ्री होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होती, तो वो रिस्क फ्री रेट कहलाता है। डेफिनेटली रिस्क फ्री रेट जो होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप हर बार लो रेट पर ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं होती। कई बार आप थोड़ा रिस्क भी बियर करते हैं, जब आप रिस्क बियर करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलता है, वो कहलाता है रिस्क प्रीमियम। तो जब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं कि जो कि मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है रेट ऑफ रिटर्न, जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगी आज को अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर के लिए अगर मैं कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ, और वो बनता है दो कंपोनेंट से, रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, हेल्प एन इंडिविजुअल और फर्म इन मेकिंग डिसीजन। अब ये आपको डेफिनेटली डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि अगर आप सोचेंगे कि अरे आरआरआर बहुत अच्छा है तो चलो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, आप सोचोगे नहीं रिस्क फ्री रेट तो बहुत कम है, रिस्क प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो ये आप कंपेयर कर सकते हो और ये कंपैरिजन करना से आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। इट परमिट द इंडिविजुअल और द फर्म टू कन्वर्ट कैश फ्लो occurring at different time to amount of the equivalent value in the present। और डेफिनेटली ये क्या आपको बताता है कि जो आज आपने इंडिविजुअली और इंडिविजुअल ने और जो फर्म ने कैश फ्लो को कन्वर्ट किया डिफरेंट टाइम्स के लिए, वो फ्यूचर में जो भी मिलेगा वो इक्विवेलेंट होता है उससे। मतलब कहने का सिंपल शब्दों में बात करूं कि आपको एक आसान हो जाता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा उसके बराबर में, जो कि आज प्रेजेंट में है, क्योंकि डेफिनेटली वैल्यू गिरती है। जो पहले 10 रुपए होते थे वो आज नहीं है और फ्यूचर में नहीं होंगे, तो वैल्यू कम होती है, कीमत एक होती है लेकिन वैल्यू अलग अलग होती है। मेथड ऑफ एडजस्टिंग कैश फ्लो फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो मेथड्स होती हैं बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैश फ्लो को एडजस्ट करने की, एक होती है कंपाउंडिंग, एक होती है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में हम फ्यूचर वैल्यूज निकालते हैं, कहने का मतलब कि आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो मुझे 5 सालों बाद इतने % रेट पर कितना मिलेगा, ये बात होती है कंपाउंडिंग की। और कंपाउंडिंग में हमेशा वैल्यू बढ़कर आती है प्रेजेंट वैल्यू से। डिस्काउंटिंग, जिसमें मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं जब 50 ईयर्स की हूं तब मुझे 1 लाख रुपीस चाहिए, तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये होती है प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आज से अगर मैं इतना, सपोज एग्जांपल 12,000 इन्वेस्ट करती हूँ 10 सालों तक, तो मुझे 10 सालों के बाद कुछ 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा जब मैं ओल्ड एज होंगी और वो पैसे को मैं यूज कर पाऊंगी, और उस पर इतना सर्टन रेट से इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो दो वैल्यू है कंपाउंडिंग, दो मेथड से, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में आपको डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यूज पता पड़ती है, डिस्काउंटिंग में आपको प्रेजेंट वैल्यूज पता पड़ती है। Compounding interest is the interest rate receiving on the original amount as well as interest earned but not withdrawn during earlier period. Compounding is the process of finding the future value of cash flow by applying the concept of compound interest। जैसा कि अपन ने compound interest का अगर आपने 8th-9th क्लास में पढ़ा होगा कि ब्याज पर ब्याज, आपने जैसे एक प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, उस पर एक साल जो ब्याज ऐड हुआ उन दोनों पर फिर अगले साल मिलता है, फिर उसमें अगले साल का भी ऐड हो जाता है और वो भी मिलता है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही है कंपाउंडिंग फैक्टर, जिसमें आप ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट आप अर्न करते जा रहे हैं अर्लियर पीरियड में, आप उसको एड ऑन करते जाते हैं पर आप उसको विड्रॉल नहीं करते। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग, पहले हम कंपाउंडिंग फैक्टर की ही बात करेंगे। ए पर्सन वांट टू इन्वेस्ट 100, required rate of return 10%, then after 1 year the value is 110, 100 का सिंपल 10% से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, तो ये 10 जो परसेंट रही आपकी आरआरआर हो गई, 100 जो आपका अमाउंट हो गया और 110 आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने समझ लिया। लेकिन अगर इसको ही मैं बोलूं कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू कि मुझे 115 रुपए 50 पैसे चाहिए 1 सालों के बाद,
तो अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करके 10% पे ब्याज मिलता है तो 110 रुपए मिलता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में समझा कि 100 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ और 10% इंटरेस्ट मिलता है तो मुझे 110 मिलता है, पर मुझे चाहिए 115.5, तो मैं डेफिनेटली इस प्रपोजल को सोचूंगी नहीं नहीं ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आपको 115.50 चाहिए तो आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 115.5/110, तो आपको आएगा कि अगर आप 105 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तब आपको 10% से 1 ईयर में 115.50 रुपीज मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं कैलकुलेट करने के। तो मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल बताया, आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बात करती हूँ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब कि मैंने एक ही बार जो पैसा डिपॉजिट कर दिया वो सिंगल कैश फ्लो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने आपको समझाया है कि आपने 100 रुपए बैंक में 10% से 1 सालों के लिए डिपॉजिट कर दिए, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वही 100 का 10% 110। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने 0.10 कैसे लिखा, ये आर है जब रेट है, तो जब आप रेट को R/100 कर देते, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, तो जब आप इसको R/100 कर देंगे तो 0.10 हो जाएगी, तो ये 100, तो ये आ जाएगा जो भी आता है इंटरेस्ट उसको अगर आपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यही बात पूछूं कि ये पैसा मैंने 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए करा, तो इस तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो कैलकुलेशन बहुत लंबा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इट्स अ ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की कितने सालों के लिए आपने करा है, और आई जो डिनोट होता है वो R/100 से डिनोट होता है। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैंने लिखा हुआ है कि जितना रेट है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें अपना आई मिल जाता है, उसमें हम 1 प्लस करते हैं और उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितनी बार के लिए हमने अपना कैश डिपॉजिट किया है। सपोज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी सालों के लिए आप उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एट लास्ट फिर आप उसको उसके प्रिंसिपल में भी जोड़ लेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम कैश फ्लो, जब आपने एक बार लमसम कैश फ्लो डिपॉजिट कर दिया, सपोज 1000 आर प्लेस्ड इन ए सेविंग अकाउंट ऑफ बैंक 5% इंटरेस्ट रेट, हाउ मच इट विल ग्रो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। अगर आपको 3 सालों बाद जानना है कि कितना पैसा होगा तो कितना होगा, 1 सालों का तो जैसे हमने बात करी 1000 इंटू 1.05 1050, ये 1.05 क्या है, वही आर है जिसको मैंने आई के नाम से डिनोट कर दिया है, क्योंकि जब आप 1 प्लस आई लिखते हैं तो वो 1.05 आएगा और वो आई इज इक्वल टू R/100, जो कि आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में ये देखने को मिल जाएगा। मैंने ये लिखा है आई इज इक्वल टू R/100। तो ये बात हुई 1 सालों की। ऐसे ही अगर मुझे 2 सालों का निकालना है तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही मुझे 3 सालों का निकाला मैंने 3 बार। लेकिन अगर मैं बोल दूं मुझे 10 सालों का निकालना है तो 10 सालों के तक आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत टाइम लगेगा और डेफिनेटली हो सकता है अगर कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो आपका कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाए। तो इसका एक सिंपल सा वही फॉर्मूला है 1 प्लस आई ब्रैकेट में की पावर n, तो इससे आप CVF फैक्टर निकाल पाएंगे और CVF फैक्टर जब आप निकाल लेते हैं तो उससे आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 टाइम्स आपस में और 1000 के साथ, तो आपको आपकी फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी, वो भी लमसम कैश फ्लो की। एन्युटी जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एन्युटी इज फिक्स अमाउंट or receipt of payment for each year for a specific number of year, paying installment a flat or car। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है कि आजकल हमारी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि हम हर चीज एक बार में फुल कैश पेमेंट के साथ खरीद ले, लेकिन हम चाहते सब कुछ है, हमें गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए और सारी लग्जरियस आइटम भी चाहिए, तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, जिसको हम एन्युटी बोलते हैं, जिसका आपको एक फिक्स अमाउंट में आपको पेमेंट करना होता है। पर अभी एन्युटी डिसाइड कैसे होगी, आपको डिसाइड करवानी है, आप कैसे डिसाइड करोगे बैंक के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि एन्युटी कैसे डिसाइड होती है। जैसे मैंने कोई लोन लिया, सपोज 10 लाख का मैंने लोन लिया और मैंने सोचा कि मुझे इसको 5 सालों में रीपेमेंट करना है,
ठीक है, 10 सालों का लोन है, 5 सालों का रीपेमेंट है। ये चीज मेरे ऊपर है कि मैं कितने का लोन लेती हूँ और कितने सालों में रीपेमेंट करती हूँ। मैं चाहूँ उसको 5 साल में भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ 1 साल में भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ 10 सालों में भी कर सकती हूँ, ये डिपेंड करता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली बैंक वालों का होता है जिससे आपने लोन लिया है, तो वो उसको बैंक के हिसाब से और जितने ईयर का है और जितना लोन मैंने लिया है वो उसके बेसिस पर हमारी एन्युटी डिसाइड कर देते हैं, और वो एन्युटी मुझे एवरी ईयर या एवरी मंथ जैसे आपने डिजाइन करवाई है आपको पेमेंट करनी होती। तो ये एन्युटी कैलकुलेट कैसे होती है, चलिए बात करते हैं। सपोज ₹1 डिपॉजिट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 6%। तो हम कैसे एन्युटी कैलकुलेट करेंगे, हम इसका एन्युटी कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी 4 year। तो पहले सालों के आपने आखिरी में करा तो पहला साल तो पूरा खत्म हो गया, तो जब आपका पहला साल खत्म हो गया तो वो सिर्फ 3 ही सालों का रहा। 3 सालों का हम एन्युटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब जिसको हम इंटरेस्ट ही बोल सकते हैं, 1 into 1.06 की पावर 3। तो आपका जो पहला ₹1 का 3 सालों का निकला ये, फिर दूसरे जो आपने दूसरे साल के बाद जो इन्वेस्ट करा उसके लिए आपको 2 ही सालों का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो निकला 1 into 1.06 की पावर 2। फिर जो आपने तीसरे सालों के लिए करा उसके लिए सिर्फ 1 ही साल का निकलेगा, वो इस तरीके से निकला। और चौथे साल चूंकि आपने एंड में डिपॉजिट करा है और उसके बाद आपको डेफिनेटली पेमेंट मिल जाएगा, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो टोटल अमाउंट आपको इस तरीके से मिलेगी। ये थोड़ा हेजी है क्योंकि ये तो मैंने आपसे सिर्फ ₹1 की बात करी, अमाउंट बहुत छोटे नहीं होते, अमाउंट काफी बड़े बड़े होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हम हर बार डिपॉजिट करते हैं, हम पेइंग भी करते हैं, तो हमें इंस्टॉलमेंट भी डिसाइड करनी होती। तो इसके लिए हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको शॉर्टकट इस तरीके से ए मतलब जो अमाउंट है बिग कोष्टक प्लस 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 और ऑब्लिक में i ब्रैकेट क्लोज, और i इज डिनोटिनेट बाय r बाय 100। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम इजीली अपनी एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है, ताकि मुझे ये पता पड़ जाए कि अगर आज मैं 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए लेती हूँ किसी बैंक से, और मुझे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज बैंक ने डिसाइड किया 12%, तो मुझे एवरी ईयर इतना पेमेंट रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, तब 10 सालों के बाद वो लोन फ्री हो जाएगा। Thank you so much. Please subscribe to my channel, like the video and share with your friend. इसमें हमने सिर्फ कंपाउंडेड फैक्टर की बात करी है। जो मेरा अगला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड सीरीज होगा उसमें हम लोग बात करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर की, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। थैंक यू।